वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फारूकी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। कौमों की तारीख में कुछ दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पाकिस्तानी कौम 14 अगस्त बड़े ज़ोर शोर से तो मनाती है, लेकिन 16 दिसंबर को हम भूल जाते हैं। 16 दिसंबर को एक नया 14 अगस्त हुआ था, बल्कि मैं तो कहूँगा एक नया 15 अगस्त हुआ था। यानी कि जब हम अपनी असास की तरफ, अपनी अपनी फाउंडेशन, अपनी बुनियाद की तरफ वापस जाते हैं, तो वो हमारी असल आज़ादी होती है। 14 अगस्त को क्या हम आज़ाद हुए थे? ये 14 अगस्त को हम एक ग़ुलामी से दूसरी ग़ुलामी में गए थे, और उस ग़ुलामी का नतीजा 16 दिसंबर पे जाकर ख़त्म हुआ, यानी कि बांग्लादेश जिस दिन बना था। 16 ही दिसंबर को अगर हमें याद हो तो पेशावर के मासूम बच्चों का कत्लेआम भी किसी ने किया था। वो कातिल जो इन बच्चों के कातिल थे, आज वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो कातिल आज आज़ाद हैं, उनको अदालतों ने ज़मानतों पे छोड़ दिया है। इस पे भी बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान में क्या हो रहा है सियासी तौर पे, उस पे बात करते हैं। ताहिर इस्लाम गोरा साहब को वेलकम करते हैं प्राइम टाइम में। आज की डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है ताहिर भाई। इसको जब मैंने कहा कि हम कौमों की तारीख़ में हम देखते हैं कि ये दिन आते हैं, तो हमें ये सियाह बाब भी याद रखने होते हैं। जी देखिए, स्याह बाब अगर हम याद ना भी रखें तो वो हमारी तारीख़ का हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम भूलना भी चाहें और उनको अहमियत ना भी दें तो इधर उधर से जो बाकी हमारे दुनिया के लोग होते हैं वो हमें याद दिलाते रहते हैं, और ख़ास तौर पर वो तो याद दिलाते ही रहते हैं जो विक्टिम होते हैं। जैसे बांग्लादेश की सूरत में हम बंगाली जो हमारे बहन भाई थे उनके साथ जो हमने सलूक किया, उनको बहन भाई समझा नहीं, उनको इंसान नहीं समझा। तो ये एक वो दिन है अनीस साहब जो तारीख़ पर रकम है और बड़ा ही स्याह दिन है। आप देखिए, रिसेंटली आपको याद होगा हमारे टोरंटो में कौंसल जनरल हुआ करते थे मिस्टर इमरान सदीकी, वो यहाँ से बन के गए एम्बेसडर ऑफ एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू बांग्लादेश। तो उनको ही अभी याद दिलाया है उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश ने, कि आप यू बेटर बिहेव। आपके कंट्री ने हमसे जो जुल्म किया था हम के ऊपर, आपने वो माफ़ी तक नहीं मांगी। जी तो जी। मतलब ये एक मतलब ऐसा कनेक्शन है कि वो हो या इस तरह की पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी या एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हो, वो लोगों को धमकियाँ देते फिर रहे होते हैं और उनको लोग याद दिला रहे होते हैं कि यू बेटर माइंड योर लैंग्वेज, यू असल बेटर में माइंड उनको योर एक्ट्स। बिहेव करने का तो यहाँ टोरंटो में भी कहा गया था कि वो हाँ, बिहेव करें, और ये लोग कभी भी आके इन्होंने बिहेव नहीं किया, मिसबिहेव किया। यहाँ के जितने भी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उसको उन्होंने किया, लेकिन खैर वो ये तो एक रिवायत है उनकी। और वो जिस एजेंडे पे आते हैं वो कोई सिफारतकारी का एजेंडा नहीं होता ना। तो जब अगर ये एजेंडे सिफारतकारी या जो दुनिया की जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उस पर काम करें तो क्या बात हो। ये ये असल बात में काम करने अपना आते हैं डंडा किसी चलाना चाह रहे एजेंडे। होते हैं एजेंडे की बजाय ना, इस चक्कर में होते हैं जी जी। अच्छा, उनको। तो ये जो आपने और हमने देखा, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, जो जो हम एक एक जुमला तारीख़ी सुनते हैं कि पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहने के लिए बना है। ये बड़ा मंजर हमें बेचा गया है। ता क़यामत तो 1971 में हो गई थी, तो क्या ये अब इसके बाद कोई और क़यामत आना बाकी है? अभी पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर, 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहने वाले नवाज शरीफ ने रिसेंटली लास्ट वीकेंड में जलसे से ख़ताब करते हुए कहा कि सकूत ढाका के बाद अब सकूत कश्मीर भी हो चुका है। ठीक है, सकूत कश्मीर की जो इस्तिलाह है, आप वैसे सोशल मीडिया पे सुन रहे थे बहुत दिनों से, ख़ास तौर पर एब्रोगेशन आर्टिकल 35A और 370 के बाद, मगर पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहने वाले ये बात बता रहे हैं। तो आप याद कीजिए, करीब 50 बरस पहले जब पाकिस्तान के दावे थे कि हम बहुत बड़ी कोई आर्मी ताकत हैं, माइट हैं, उस वक्त इनके 93,000 जो सोल्जर्स थे वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने थे 50 साल पहले। और आज 50 साल बाद भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है? अच्छा, एक और बड़ा शर्मनाक जो पहलू है इसका, जी, वो अब चूंकि सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि ट्विटर पे मुख्तलिफ तारीख़ के हवाले से मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स चल रहे हैं। तो जनरल नियाज़ी, जनरल अरोरा और ये हथियार डालने की ये सारी सेरेमनी, उस सेरेमनी में वेस्टर्न मीडिया के एक जर्नलिस्ट ने जनरल नियाज़ी से सवाल किया कि ये सब हो गया, हाउ डू यू फील, क्या कैसा महसूस हो रहा है? तो उन्होंने बड़ा अंग्रेज़ी में कहा कि वेल इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ अ गेम। सो
मैंने ये सोचा कि ये आप एक जंग लड़ रहे हो, एक दुश्मन के साथ जंग लड़ रहे हो, और लड़ने के बाद आप कहते हो कि ये सब इस खेल का हिस्सा है। यानी कि शर्मनाक बात है कि आपने जंग को सीरियसली नहीं लिया, उसके बाद हारने के बाद आप कह रहे हैं इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। देखिए, पहली बात ये है कि ये जंग भारत के साथ तो बहुत बाद में इम्पोज हुई। ये जंग तो ये अपने ही उन बहन भाइयों के साथ कर रहे थे ना, कई सालों से। पाकिस्तान बनने के बाद से 71 तक इन्होंने बंगालियों को कभी अपने बराबर तो समझना दूर की बात है, सही तौर से इंसान नहीं समझा था। तो ये कौन सी जंग थी? ये तो मैसिकर था, जीनोसाइड था, जहाँ पर मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए और हज़ारों लाखों औरतों के साथ जिस तरह इन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं, ये तो शर्म से डूब मरने का मुकाम था। जी, ये कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है जो हमारी ज़िंदगियों से बात की है। हम उस वक्त टीन तो नहीं है, बच्चे थे, लेकिन हमारे अपने रिश्तेदारों में पाकिस्तान से किसी का भी ताल्लुक़ हो, वो कोई ना कोई आर्मी फ़ौजी होता था, वो सब इन्वॉल्व थे। मैंने अपने कई रिश्तेदारों से पूछा जो आर्मी में थे उस वक्त और गए, और मैंने उनसे कहा कि कई तो मारे भी गए वहाँ पे। जी जी। और जो जिंदा वापस आए, तो मैंने कहा वो बस लॉस्ट ही थे। मैंने कहा आपसे क्यों जुल्म हुआ? उन्होंने कहा कि हम तो बस मुलाजिम थे सरकार के। जी। तो असल में वो आज ही के दिन पे ऐसी गुफ्तगू घर में भी हो रही थी, तो मेरी अम्मी ने से पूछा मैंने, तो उनको वो वाक़या याद आया। उन्होंने तो अपनी आंखों से देखा था। तो उन्होंने कहा कि हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग आंसुओं से रोते हुए छोड़ कर वो घर गए हैं, जो कि वहाँ पे क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक वहाँ रह रहे थे, और वो आखिरी दम तक वो उस धरती से मोहब्बत करते थे, और उसको हमने कभी अपना ना जाना, उनको कभी अपना ना समझा। और वो यही सलूक अगर आज हम रिलेट करते हैं तो महाजरों, बलोच और सिंधियों के साथ भी हो रहा है। यानी कि एक बहुत बड़ी आबादी, जब उस वक्त पाकिस्तान जब बना, एक बहुत बड़ी आबादी सुबह के वक्त उठी और रेडियो पे उन्होंने अनाउंसमेंट सुनी कि आज मुबारक हो, आज आप पाकिस्तान में उठे हैं, आज पाकिस्तान बन गया है। और कोई जिद्दोजहद नहीं थी जिनकी, कोई उन्हें इल्म ही नहीं था कि सियासी तौर पे कायदे आज़म या मुस्लिम लीग या दीगर लोग क्या कर रहे हैं। उनको तो एक प्लेट में रखा हुआ मुल्क मिला। उसके बाद वो जो महाजरों से भरी हुई ट्रेनें आईं, तो उनको उन्होंने रीडायरेक्ट कर दिया कि ये अभी पाकिस्तान शुरू नहीं हुआ, वो और आगे जाओ। तो ये वो ज़्यादतियों का सिलसिला है कि जिस पे वही मेरी वालिदा बता रही थी कि हम अपने बागात, अपनी हवेलियाँ, अपना घर बार, कारोबार सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए, और उसके बाद 1.5 कमरे का क्वार्टर मिला उनको रहने के लिए। साइकिल पे कपड़ों के थान बेच के गुजारा किया हमारे बुज़ुर्गों ने। और उसके बाद वो दिन और आज का दिन 70-72 साल गुजरने के बाद भी, पहले तो 1971 में हमने कुछ लोगों को साइड लाइन पे अलग कर दिया है, उन्होंने तो खुश नसीब हैं वो लोग कि वो अलग हो गए। उसके बाद अब जो है वो उसको जो बचा खुचा पाकिस्तान है उसको बचाने की कोशिश में एक बड़ा बजट फ़ौज पे ख़र्च किया जाता है। 1971 हो या 2020 हो, सिचुएशन नहीं बदली ताहिर भाई, सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली वही है। सकूत पे सकूत और मामलात पे मामलात होते जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि वो अपने वजूद को लेजिटिमाइज़ करने के लिए मासूम बच्चों तक के कत्ल कर देते हैं, ताकि वो जो जंगी फंडिंग है, जो उनका एक जंगी एजेंडा है, वो कायम व दायम रहे। 16 दिसंबर APS के मासूम स्कूल के बच्चे जिनका कोई सियासी वास्ता ताल्लुक़ नहीं था, उनको भी इसकी बलि चढ़ा दिया गया था। देखिए अनीस भाई, बात यह कि आपने 71 की बात करते हुए इसका जिक्र किया, APS का जो 6 साल पहले हुआ था, और उससे पहले 1947 पे गए। मैं इन सब पे थोड़ी थोड़ी कमेंट्री ज़रूर करूँगा। ज़रूर। देखिए 47 में जो अपने बड़े बड़े बागात और हवेलियाँ छोड़ के इधर आए, तो गलती तो उनकी थी ना, कि जो नहीं छोड़ के आए थे, उन्हीं के फेथ के लोग थे, वो तो बेहतरीन तरीके से रह रहे हैं ना वहाँ पे। जी। पंजाब जिसने ये तकसीम नहीं मांगी थी, उसके जो पंजाब के हिंदू पंजाबी, सिख पंजाबी, क्रिश्चियन पंजाबी और मुसलमान पंजाबी, वो कोई 1 मिलियन से ज़्यादा जो मारे गए, वो उन्होंने तो तकसीम नहीं मांगी थी। तकसीम तो मांगी थी UPCP से लोगों ने खामखाई। जी। मतलब आज उनको सोचना होगा कि उन्होंने ये क्या काम किया था। मैं बांग्लादेश एक बार गया, तो मुझे उन्होंने कहा कि
भाई आप पंजाबी बैकग्राउंड के हैं तो बहुत जुल्म किया था आप लोगों ने। मैंने कहा भाई मैं तो खैर एक मामूली सा शायरी हूँ और जर्नलिस्ट हूँ, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, वो बहुत बुरा हुआ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि टू नेशन थ्योरी की दाग बेल तो आपने क्यों रखी थी इन 1906 में? फजल हक साहब को समझ नहीं आई थी कि ये कितना जाली ये फार्मूला है टू नेशन थ्योरी का, और टू नेशन की आपने दाग बेल रखी। उस वक्त तो पंजाब में कोई आपकी टू नेशन थ्योरी को नहीं मानता था जी। जब हाँ पाकिस्तान फिर बन गया, जब मतलब इतना बड़ा खून खराबा ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा पंजाब में हुआ, तो उसके बाद नंबर में ज़्यादा थे, और इधर से जो यूपी सीपी से जो हमारे बहन भाई आए थे, अपनी गलतियाँ थी उनकी आने की, क्यों आए थे, जो वो आए थे तो वो एक 4-5% बेचारे थे, उनकी ज़ुबान को हमने इन बंगालियों पे थोपने की कोशिश की। जब इन पे थोपी तो ख़राबी की बुनियाद तो यहाँ से होती है ना, और उसके बाद फिर हमने इनकी ज़ुबान को नहीं माना, इनके कल्चर को नहीं माना, इनकी ज़ात को नहीं माना। अल्टीमेटली 1971 में हुआ। फिर आप एपीएस के साथ जोड़िए, ये जो 6 साल पहले आर्मी पब्लिक स्कूल। अच्छा, एपीएस पे आने से पहले मैं इसी तरफ रहूँगा जो आपने कहा ना कि ना इनकी ज़बान को माना, ना इनके कल्चर को माना। मुझे एक और सवाल का जवाब इसी से रिलेटेड पहले दे दीजिएगा। ठीक है, हमने नहीं माना, फ़ौज ने नहीं माना, यहाँ तक तो बात सही थी, उन पर थोपा गया, ये भी बात सही थी, सब कुछ हुआ ताहिर भाई, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ था कि उनकी पाकबाज औरतों का रेप किया जाए, उनको और 1-2 या 100 या 1000 नहीं, लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में, ये कहाँ लिखा था? ये कौन से कल्चर की वो एक रिप्रेजेंटेशन है? ये भी तो मुझे समझा दें फिर ज़रा। देखिए, ये उसी कल्चर की रिप्रेजेंटेशन है जो दूसरों के बुनियादी हकूक़ को नहीं मानते। जब आप किसी की ज़ुबान को नहीं मानते तो आप उस कल्चर को रेप कर रहे हैं, आप उस तहजीब को रेप कर रहे हैं। जब आप उस हद तक जाते हैं तो फिर तो इंसानों को रेप करना तो कोई मसला ही नहीं है ना आपके लिए। खराबी उस माइंडसेट में है। देखिए, मैं खुल के कहता हूँ, बार बार मैंने कहा है, आज भी खुल के कहता हूँ, बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो पंजाबी और महाजर एलीट का अलायंस हुआ, उसने पाकिस्तान को भी बर्बाद किया, और बांग्लादेश की बर्बादी के पीछे पक्का यही अलायंस है। ठीक है, ये एक हार्ड रियलिटी है। जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे और हम तस्लीम नहीं करेंगे असल हकाइक को, तब तक मूव ऑन नहीं हो सकते। यही बात तो बांग्लादेश आज कह रहा है पाकिस्तान से। जी बिल्कुल। मतलब ये तो बात बांग्लादेश को भी समझ आती है कि आप मान भी लेंगे तो उन बेचारों के ऊपर जो जुल्म हुआ था वो तो वापस नहीं आएगा ना। अच्छा, आपकी इस बात को मैं एक बार फिर तारीख के औराक की तरफ लेके चलूँगा जी, कि आपने बार बार ये जिक्र किया कि यूपी सीपी के लोगों ने किया और उनकी गलती थी, और ये अगर वो ना करते, और फिर आपने जिक्र किया कि इसमें महाजर एलीट और पंजाबी एलीट ने मिलकर एक साजिश रची, और उसके तहत ये इन्होंने अपना एक गासिबाना हाकिमाना कब्ज़ा जारी रखा और आज तक जारी रखे हुए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप देखें तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ या जनरल ज़ियाउल हक कोई पंजाबी या पठान नहीं थे, वो भी उर्दू स्पीकिंग महाजिर हिजरत करके आए थे उनके वालिदैन। लेकिन जब एक मुतवस्सित तबके के महाजिर ने बात की कि पाकिस्तान, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज ए हिस्टोरिक ब्लंडर, आपको वो नाम याद है कि ये बात किसने कही थी, और एन दिल्ली में बैठ के ये बात किसने कही थी? अल्ताफ़ हुसैन। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने दिल्ली में तो ये बात खैर कही, लेकिन वो तो इतने बहादुर हैं कि वो तो पाकिस्तान जलसों से ख़िताब करते हुए भी ये बात कहते हैं जी। यानी और ये एक ब्लंडर तो है। चलिए, हमने कहा कि माना कि दुनिया में तारीख के अंदर कई ब्लंडर हुए हैं, कई मुल्क बने हैं ब्लंडर के तहत, हो जाता है। लेकिन उसके बाद जुल्मों सफाकियत की जो दास्तान पाकिस्तान की इस एलीट ने, इस एस्टेब्लिशमेंट ने, इस आर्मी ने, इन पॉलिसी मेकर्स ने जिस तरह रखी हुई है बरकरार, देखिए कोई सबक नहीं है। 50 साल पहले इनका पूरा मुल्क टूट गया, और उसके बाद भी उन्होंने जो वहाँ पे मौजूद कौमें हैं उनको भी मारने से गुरेज नहीं किया। ख़ुद वही एलीट का जो एक मिक्सचर था, यानी पंजाबी और महाजर का, वो फिर महाजर चूँकि तादाद में कम थे वो फिर इनकी लपेट में आए। लेकिन फिर महाजरों की एलीट जो है आज भी, अनीस भाई, आज भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है। जो गरीब महाजर है वो बेचारा पिस रहा है, और उनका जो लीडर है अल्ताफ़ हुसैन, उसका आप नाम नहीं ले सकते पाकिस्तान के टेलीविज़न पे, उसकी फ़ोटो नहीं छाप सकती,
तो उसकी वजह यही है ना कि उन्होंने बात वही की, उस नैरेटिव को चैलेंज किया ना सर, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। बिल्कुल किया, बबांगे इसमें दहल कोई किया, शक वाली बात नहीं है। बबांगे दहल किया, खुलेआम किया, और उसके बाद वो आज तक कर रहे हैं और उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। तो जो सच बात करे, जो अपने हक की बात करे, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो, इवन मैं आपको कहता हूँ, चाहे वो पंजाबी ही क्यों ना हो, चाहे वो आज नवाज शरीफ की शक्ल में क्यों ना हो, चाहे वो मंजूर पश्तीन की शक्ल में क्यों ना हो, तो वो भी अगर बात करेगा तो ये लोग उसकी ज़बान बंदी कर देते हैं, ये उस पर ताले लगा देते हैं, और ये आवाम तक बात नहीं पहुँच पाती। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बात अवाम तक पहुंच नहीं पाती। अवाम आज भी पाकिस्तान की यही समझती है कि ये जो 71 के गद्दार थे, ये चंद बस बंगाली थे और शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में मिल के इन्होंने भारतीयों के साथ साजिश की और पाकिस्तान टूट गया। वो तो मानते ही नहीं है कि उनकी कोई गलती थी जी। वो तो मतलब इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि उनकी कोई गलती थी। तो जब ये माइंडसेट होगा, जो अगरचे पाकिस्तान में सोशल मीडिया की वजह से अब चेंज हो रहा है, आज के ज़माने में अनीस भाई आप देखिएगा सोशल मीडिया पे आज और कल की तहरीरें देखें, आलमोस्ट हर पश्तून ये कह रहा है कि ये वाक़या अब यहाँ पे हम दोहरा सकते हैं, इसलिए कि हमारे साथ भी वही जुल्म हो रहे हैं। बलोच तो बेचारे पहले दिन से यही कह रहे हैं, अब सिंधी भी कह रहे हैं, अब मुहाजिर भी अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में अरसा दराज से कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। तो जो गरीब आदमी है, चाहे वो मुहाजिर है, चाहे पंजाबी है, चाहे सिंधी है, पश्तून है, बलोच है, वो तो पिस रहा है ना जी। वो तो इन एलीट्स के हाथों में वो एक तरह से कठपुतली बना हुआ है और उसका बस ही नहीं चल रहा, उसकी ज़िंदगी कोई ट्रैक पे ही नहीं आ रही, ज़िंदगी ही नहीं बन रही, अजीरन है ज़िंदगी उसकी। तो बदकिस्मती ये है कि इस सारे खौफनाक साने से कुछ नहीं सीखा। तो ताहिर भाई, जो 30 लाख या 3 मिलियन या जो भी नंबर है औरतों का रेप करने वाले जो है लोग या अफवाज कह लें उनको, वो उनको क्या तकलीफ़ थी APS के चंद मासूम बच्चों से कि वो ये तारीख़ दोहरा के वो क्या सबक देना चाह रहे थे। देखिए ये बात अब ढकी छुपी नहीं रही है, मतलब इसमें ये नहीं है कि मैं कुछ मुबालगा आराई कर रहा हूँ, मैं इसमें कोई इजाफा कर रहा हूँ, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ। APS के स्कूल पेशावर का बच्चों को पॉइंट ब्लैंक पे माथे में गोली मारना चुन चुन के, इसके पीछे कौन है, ये किसने किस ब्रिगेडियर की साजिश थी, मैं तो यहाँ तक कहूँगा क्योंकि उनके नाम भी अब खुल के सामने आ रहे हैं, और क्यों की गई थी, ये बाज आने वाले लोग नहीं हैं। यानी कि अब दिखाई वाज़ेह तौर पे हमें दे रहा है और आपको भी दे रहा है, और वो इसमें कोई ये ज़बान का भी नहीं था, कल्चर का भी नहीं था, मज़हब का भी नहीं था कोई मामला कि चलो ये महाजिर हैं या सिंधी हैं, बलोच हैं। ये एक ऐसा गासिबाना सोच की अक्कासी थी जो कि अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार होते हैं। और आज मज़े की बात यह है, बल्कि अफसोस की बात यह है, आयरनी यह है कि इस वाक़े की आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को जानते हुए भी कि हम कौन हैं नहीं पकड़ा जा सका, और जो कातिल है वो ख़ुद ही तहकीकात करने के लिए कमेटी में बैठे हुए हैं। तो ये जो पूरी एक तो सोच, इसकी अक्कासी, इस पर थोड़ी सी नज़र डालिएगा कि ये इसकी क्या रीज़न थी, क्या वजह थी। इतना बहीमाना सफक्काना तारीख़ इंसानी में ऐसा वाक़या नहीं हुआ, इसकी क्या वजह थी? देखिए ये इसके पीछे भी डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी वो टू नेशन थ्योरी है ना। टू नेशन थ्योरी क्या थी कि हम जो इस्लाम का ब्रांड देते हैं वो बेस्ट है और जो आपका इस्लाम का ब्रांड है वो नहीं अच्छा। ठीक है, पश्तून थे APS स्कूल में ज़्यादातर तो लोग, ठीक है, वो उनकी आप एथनिसिटी को देखें, और तालिबान पूरी वो पाकिस्तान की डिफरेंट कम्युनिटीज़ के तालिबान थे। अब कोई पश्तून तालिबान तो तालिबान नहीं होते ना, तालिबान तो पंजाब से बहुत ज़्यादा गए हुए थे। तो उनका ये कहना था कि हमें अपने ब्रांड के इस्लाम को इम्पोज करना है, हमें बच्चों को कत्ल करना है। अब उन तालिबान के पीछे, तालिबान के जितने ग्रोह हैं उनके पीछे कोई ढकी छुपी बात नहीं, पाकिस्तान आर्मी के ही मुख्तलिफ लोग शामिल हैं। और ये अफसोस की बात यह कि आर्मी पब्लिक स्कूल था। आर्मी पब्लिक स्कूल से ये मुराद नहीं है कि आर्मी के अफसरों के बच्चे ही पढ़ते थे, उनके भी बच्चे थे, लेकिन जी। वो आर्मी पब्लिक स्कूल था जिसमें आम शहरियों के बच्चे पढ़ते थे। जी। अब आपको और मुझे पता है कि इस सानहे की तहकीकात का मुतालबा करने वाले वो वालिदैन हैं जिनके बच्चे मारे गए थे, और वो वालिदैन बिल्कुल जानू हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के, जिनका आपने नाम लिया कि ब्रिगेडियर का अब तो नाम भी सामने आ गया हुआ है।
तो वो जिसको पाकिस्तान आर्मी खुद कहती है कि हमारे रोग एलिमेंट्स होते हैं, वो रोग एलिमेंट्स आपके ख़त्म ही नहीं होते कभी। जी, और रोग एलिमेंट की भी एक हद होती है सर, कि आपने चलो पॉलिटिशियन को फ़ोन कर लिया, उनको मैनेवरिंग कर दी, वोट इलेक्शन चुरा लिया, वो वहाँ तक तो ये पाकिस्तान करता है, लेकिन आपने खून का समंदर मासूम बच्चों का बहा दिया। मैं कह रहा हूँ ना, इंसानी हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री, नॉन ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा वाक़या नहीं हुआ होगा, चाहे आप कितने ही पुराने दौर में चले जाएं, गारों के दौर में, पत्थरों के दौर में चले जाएं, औरतों और बच्चों के साथ किसी ने भी इस तरह का सफकाना खून नहीं बहाया होगा जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज के रोग एलिमेंट ने बहाया है। तो ये तो मतलब आप कितना गिर सकता है इंसान, पस्ती में कितना जा सकता है, इससे ज़्यादा गिरी हुई हरकत क्या हो सकती है। और फिर उसके बाद फ़ख्र से आप जो कहते हैं कि फ़ौज है तो पाकिस्तान है, भाई फ़ौज है तो ना मेरे पाकिस्तान के बच्चे हैं, ना वो बांग्लादेश की औरतें हैं, ना मेरे पश्तून जवान हैं, ना मेरे वो महाजिर गायब बच्चे हैं जो कि आज भी गायब हैं, ना मेरे वो उस्ताद और प्रोफेसर हैं जिनको आपने मार दिया है, जिनको मार के आपने झाड़ियों में फेंक दिया है। तो आप किस काम के हो? आप मेरे से क्यों टैक्स का पैसा लेते हो? आप अपने अगर रोग एलिमेंट है तो उनकी सफाई क्यों नहीं करते हो? ये तो पूछने का हक बनता है पाकिस्तानियों को, जो कि नवाज शरीफ चैलेंज दे रहे हैं। बिल्कुल, आप, मैं यही कहने वाला था कि अगर पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहने वाले ये सवाल उठा रहे हैं बार बार, तो फिर सवाल तो एक बड़ी हस्ती बड़े प्लेटफॉर्म पर उठा रही है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, कोई उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। सर रिजल्ट तो अब तक क्यों नहीं आया था ना, कि वो सब महाजिरों ने किया, पंजाब पठानों ने, पश्तूनों ने किया, बलोचों ने किया, लेकिन इस बार तो पंजाब उठ रहा है, और पंजाब का उठना बिल्कुल जायज़ है। नहीं, पंजाब कहाँ पे उठ रहा है? पंजाब सिर्फ इलेक्शन की बात ही कर रहा है कि वो, हाँ ये बात तो है, लेकिन पीडीएम ने उस नैरेटिव को तो, पीडीएम ने या नवाज शरीफ कह लीजिए, नवाज शरीफ ने इमरान खान को तो चैलेंज नहीं किया, नवाज शरीफ ने तो डायरेक्ट बाजवा को चैलेंज किया है, नवाज शरीफ ने डायरेक्ट आसिम बाजवा को, जो करप्ट लोग हैं, उनको चैलेंज किया है, उस नैरेटिव को चैलेंज किया है जो ये इंस्टॉलेशन और डी इंस्टॉलेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे नवाज शरीफ एक बहुत बड़ी बदयांती भी कर रहे हैं, मैं खुल के कहूँगा, वो इंस्टीट्यूशन को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि असल मसला इंस्टीट्यूशन का है, इंस्टीट्यूशन के माइंडसेट का है। वो एक आदमी को चैलेंज कर रहे हैं या 2 लोगों को चैलेंज कर रहे हैं? अगर वो ये समझते हैं कि सिर्फ बाजवा का नाम लेने से, वो अगरचे इशारा इंस्टीट्यूशन की तरफ दे रहे हैं, लेकिन अपनी मजबूरियों की वजह से नहीं देना चाहते, लेकिन उनकी मजबूरियों का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, नवाज शरीफ, आप और मैं कई बार बात कर चुके हैं, जो भी बातें कर रहे हैं मैं अप्रिशिएट करता हूँ रिलेटिवली, चलें किसी भी वजह से वो सच बोल रहे हैं, चलें बोल तो रहे हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उनके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ दूसरे एलिमेंट शामिल हैं जो चाहते हैं कि चाइना के साथ जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का दूसरा ग्रोह बिगाड़ पैदा कर चुका है, उस बिगाड़ को अब वापस लिया जाए। सऊदी अरब और गल्फ़ स्टेट्स उनके, वरना नवाज शरीफ कारोबारी आदमी हैं, वो इतने खुल के कहाँ बोलते हैं। आप देख लीजिए, वो कुछ अर्सा ऐसा भी था कि जब खुल के नहीं बोलना चाहते थे तो नहीं बोला उन्होंने, बेटी को भी इशारा कर दिया था कि भाई अब तुम ना बोलो। जब मिल गया पीछे से इशारा कि हाँ अब बोला जा सकता है, तो बोलना शुरू हो गए हैं। यहाँ तो मेरी भी रिजर्वेशन है, यहाँ तो मेरा भी डाउट है जी। ये मेरा डाउट यही है ना कि सर आप इंतज़ार में हैं कि इनको कब इशारा मिले, या इन पे कब हाथ रख दिया जाए सर पे, कब सपोर्ट मिल जाए, कब कोई हाई लेवल का जो है वो कमांडर आए और इनसे मिलके मुलाकात करे और मुकमुका करे, और उसके बाद कहे कि चलो भाई शहबाज शरीफ के थ्रू हमें मैसेज मिल गया आपका, अब हम जो है वो इमरान खान पे ज़रा हल्का हाथ रखेंगे, मीडिया आपको जो है थोड़ा सा और ज़्यादा दे देंगे। मतलब एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड and until and unless नवाज शरीफ agrees to a certain terms and condition, उसमें ये होगा कि ठीक है, मोहसिन दावर अली वज़ीर की आप बात नहीं करेंगे, MQM का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उनकी आप बात नहीं करेंगे, आप जो है वो हमारे साथ चलेंगे और कश्मीर पे हमारा मौक़िफ़ ये रहेगा, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे रहेंगे, आप इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो वो नवाज शरीफ भी एक तरह का कस्टमाइज टेलर्ड सोल्यूशन लेकर आ जाएंगे, और वो पाकिस्तान फिर वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है जब तक चल सकेगा इन हालात में जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ की ये भी ख्वाहिश है कि भाई पाकिस्तान को उस रीजन में रहने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनानी होगी। नवाज शरीफ डज अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई नो दिस, लेकिन मसला ये है कि वो सारी की सारी जो आप भी कह रहे हैं बात, जो मैं भी अर्ज़ कर रहा हूँ, एक इंजीनियर्ड काविश रहनी है।
एग्जैक्टली। जब तक ये बेसिक माइंडसेट पाकिस्तान आर्मी के अंदर नहीं हो, तो खुल के हमें कहना है, एस्टैब्लिशमेंट भी कहने का फ़ायदा नहीं है जी, क्योंकि बुनियादी जो सारा मामला है, इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं पाकिस्तान आर्मी की, यानी ISI और IB और जो दीगर हैं, वो सारी की सारी आर्मी को भी कंट्रोल करती हैं और आर्मी उनको कंट्रोल करते हैं, वाइस वर्सा चल रहा है जी, वो एक बिल्ली चूहे का खेल है इनका। तो ये बहरहाल ये कोर पावर ग्रुप है पाकिस्तान में। तो इस कोर पावर ग्रुप को अपना माइंडसेट चेंज करना होगा 2-3 चीज़ों के हवाले से। एक तो ये है कि ये जो उन्होंने भारत दुश्मनी का ऑब्सेशन रखा हुआ है, जिससे अगर इनको कोई फ़ायदा हो सकता तो मैं समझ सकता था वो चलिए फ़ायदा, मतलब अगर स्टेट को, रियासत को फ़ायदा हो सकता, इनको ज़ाती तौर पर पैसे बन जाते हैं असले की खरीदो फरोख्त में, लड़ ये सकते नहीं, फिर ये अपने पिज़्ज़ा शॉप्स खोल लेते हैं, तो वो चले इनके ज़ाती फ़ायदे तो हो रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन उससे पाकिस्तान की रियासत को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। बिल्कुल खोखला कर रहे हैं ये लोग, उससे गरीब आवाम पिस रही है, रीजन को नुकसान है। तो ये जब तक अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, ये बात मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ जानते हैं, समझते हैं कि यार इनका माइंडसेट चेंज होना चाहिए, लेकिन उनको ये भी पता है कि ये इतनी माइटी किस्म की पावर है, इतनी माइटी माइट है ये पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान से बाहर ये कोई माइट वाइट नहीं है। ये बात याद रखें। मैंने बताया ना 50 साल पहले ये 93,000 इनके सोल्जर्स जो थे ना कैद हो गए थे जी। तो पाकिस्तान से बाहर ये बस कोई किसी को इधर उधर पकड़ के मारने की कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते, इनकी इससे ज़्यादा औकात नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है जो हमने कभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं चाहूँगा आज इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए डिस्कस करें जी, कि हम छोटे छोटे मामलों में तो अटक जाते हैं कि PDM ये कर रही है, मौलाना ये कर रहे हैं, फलाना ये कर रहा है। एंड आफ्टर 1971 फिर APS का वाक़या हो गया, अब ये पाकिस्तान एक बिल्कुल ही मुंतशिर, जिसे कहना चाहिए कि डिवाइडेड हमें नज़र आ रहा है। पश्तून बेल्ट अलग है, महाजिर सिंध का बेल्ट अलग है, बलोच बिल्कुल ही अलग है, मतलब दुनिया का वाहिद कंट्री है जो इस तरह की टर्बुलेंस से गुजर रहा है। सो द $1 मिलियन क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान दैट यू सी एज ताहिर असलम गोरा, एज योर एनालिसिस? देखिए, अगर इसी माइंडसेट के साथ ये चलते रहे तो मैं दुख से कहता हूँ कि ये जो सकूत ढाका वाला वाक़या हुआ था, अब सकूत कश्मीर भी हो गया है, ये आगे फर्दर सकूत हो जाएंगे अगर इसी माइंडसेट के साथ चलते हैं। फ्यूचर फिर इस माइंडसेट के साथ इसके अलावा कोई नहीं है। दुनिया के जब स्टेक होल्डर्स जब डिसाइड कर लेंगे ना, फिर ये कहीं नहीं खड़े हो सकेंगे। ये मैं फिर बात दोहराता हूँ, 50 साल पहले सिर्फ इंडिया के आगे खड़े नहीं हो सके थे 50 साल पहले। अब इंडिया की स्ट्रेंथ और आर्मी एक बिग माइट है जी। तो अब ये कहीं खड़े नहीं हो सकेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में फ्यूचर इनका यही है कि अगर ये इसी माइंडसेट के साथ चलते रहे तो ढाका जिस तरह बांग्लादेश अलग हुआ था, बाकी भी मुल्क के हिस्से अलग हो जाएंगे। यानी कि सिंध, फाटा बेल्ट, बलूचिस्तान तो खैर बिल्कुल ही अपनी टेरिटरी की तरफ जा रहा है, और देयर इज़ नो विल दैट आई सी और यू सी कि जो कि इसमें कोई चेंज, इस माइंडसेट की जो बात कर रहे हैं, ये इतनी ख़राब और गंदी जहनीत है जो जब मैं APS का बच्चों के खून की तस्वीरें देखता हूँ, उनके स्कूल के लटके हुए बैग देखता हूँ, उन माओं को, उन बच्चों की तस्वीर पकड़े हुए देखता हूँ, उन बापों की खामोशी को देखता हूँ कि देखें वो लोग भी मसलहतन खामोश हैं। उनमें से भी कोई बहुत ही छोटी जॉब से, आर्मी से रिटायर हुआ कोई ना कोई है जो रिस्पेक्ट करता है, उसके दिल में एक रिस्पेक्ट होगी आर्मी की कभी, लेकिन अब वो सवाल करने लग गए हैं। यही वो वजह है कि जब आपके अपने अंदर से आवाज़ें उठने लग जाएंगी तो आपके अंदर भी एक ऐसा तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और जहाँ तक आपने बात की कि ये किसी के सामने खड़े होने की, तो जो लोग कमज़ोर निहत्ते बंगालियों के सामने ना टिक सके सर, वो कहाँ इंडिया की माइटी जैसी फ़ौज और नरेंद्र मोदी जैसे शक्ति रखने वाले प्रधानमंत्री के सामने टिक पाएंगे, क्योंकि वो इन चीज़ों को बर्दाश्त, उन्होंने जिस पहले दिन से 1.0 और 2.0 मोदी वर्जन लेकर आए थे, उस दिन से लेकर आज तक वो इसको कोई रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए कि दैट वाज नॉट ऑन द टेबल टू बी डिस्कस्ड। सो आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि अब ये इन चीज़ों को, दुनिया को, स्टेक होल्डर्स को इस पर एक्शन लेना शुरू करना चाहिए। देखिए, जो जुल्म सितम हो रहा है मुख्तलिफ कौमियतों के साथ,
पश्तून हों, बलोच हों, मुहाजिर हों, सिंधी हों, या रिलीजियस लाइंस पे जो वहाँ की एथनिसिटीज़ हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, इवन अपने मुस्लिम्स के अंदर की जो सेक्टेरियन माइनॉरिटीज़ हैं जैसे शिया हैं, अहमदी हैं, जिस तरह अक्रॉस द बोर्ड इन सब के साथ जुल्म हो रहा है, तो इस जुल्म का नोटिस दुनिया ले तो रही है मगर उस पर एक्शन नहीं ले रही। जिस दिन एक्शन ले लिया तो फिर इनको समझ आएगी कि ये जो जुल्म कर रहे हैं ये इसकी अब बंदिश हो गई है जी। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को होश करने चाहिए, इनको समझाना चाहिए, इनको जिसे कहते हैं शट अप कॉल देनी चाहिए। पहले तो ये कि भाई सुधर जाओ। जो हमारी इंफॉर्मेशन है, कोई दुनिया थोड़ी बहुत शट अप कॉल दे रही है, लेकिन एक बड़ी वाज़ेह शट अप कॉल की ज़रूरत है कि भाई आपके यहाँ क्रिश्चियंस, हिंदू, सिख, अहमदी, शिया इंसान ही नहीं समझा जाता। आपके यहाँ इवन मुहाजिर, सिंधी, बलोच, पश्तून, उसको इंसान ही नहीं समझा जाता। तो ये एक ऐसा मसला है जिस पे दुनिया को अब खड़े होना चाहिए। पहले तो इनको एक लास्ट वार्निंग देनी चाहिए कि भाई ये खुदा के लिए ये बंद कर दो, अदरवाइज इनफ इज़ इनफ। जी। और अच्छा ताहिर भाई, एक और $1 मिलियन क्वेश्चन इससे उभर रहा है जी। अभी एक EU डिसइंफो लैब की जानिब से एक उनकी कोई पेपर सा शाया हुआ था, उसमें उन्होंने बड़ा पाकिस्तान का जिक्र कर दिया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहीं पे एक फेक न्यूज़ या उसकी बनाई जाती है और उसमें हिंदुस्तान का भी हाथ है, तो ये सब कुछ बताया गया था। उसमें शाह महमूद कुरैशी और उनके यूसुफ जो भी हैं, उनके तर्जुमान वज़ीर आज़म के मोहिद यूसुफ, वो भी बलक पड़े। फिर हिंदुस्तान ने उसका बड़ा सिंपल एंड सादा जवाब दिया कि फ़ेक न्यूज़ की या नैरेटिव को छुपाने की ज़रूरत उन लोगों को पेश आती है जो ये काम करते हैं, उन लोगों को पेश आती है जो एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को छुपा के रखते हैं, और उन लोगों को पेश आती है जो कि 26/11 में मुलव्विस होते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ना हम इसको करते हैं। खैर ये एक अलग पॉइंट है, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन इससे निकल रहा है वो ये कि एक ऐसा मुल्क जो अपना आधा हिस्सा गंवा चुका है, एक ऐसा मुल्क जो अपने 3 हिस्सों में एक कशमकश में चल रहा है कि वो कब निकल जाए उसके हाथ से, एक ऐसा मुल्क जो कि हाथ में कशकोल लेके दुनिया भर में घूम रहा है, एक ऐसा मुल्क जिसके फ़ौज ने खून के लिए अपने बच्चों का खून बहा दिया हो और जिसने अपने प्रोफेसरों, टीचरों, उस्तादों को मार के फेंक दिया हो, ऐसे मुल्क को क्या ज़रूरत पेश आ रही है कि वो दूसरे ममालिक में जाकर ऐसी खालिस्तानी हरकतें करे और वो फार्मर्स के इशू को लेके टोरंटो और लंदन में उनको सपोर्ट करे। कौन ऐसा वाइज मुल्क होगा कि जिसकी अपनी टांगें लरज़ रही होंगी और वो दूसरों पे जाके जो है बदमाशी करेगा? ये वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जो मेरी समझ में भी नहीं आया है और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की समझ में भी नहीं आता कि पाकिस्तान ये सब कुछ करता क्यों है। देखिए, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, मैं वो जो आपने बात छेड़ी यूरोपियन यूनियन के डिसइंफो लैब की, मैंने उनकी रिपोर्ट 89 पेजेस की है जो पढ़ी, और पढ़ के मुझे हंसी आई। और वो ख़ुद भी एक नया सा इंडिपेंडेंट अपने आप को कहलाने वाली एक NGO कहलाती है, उसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और उनकी जो क्रेडिबिलिटी उस वक्त मेरी नज़र में बिल्कुल ख़त्म हो गई जब वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की जो आर्टिकल्स हैं उनको ट्वीट कर रहा है। इनका जो पर्सन जो डिसइंफो लैब का ट्विटर हैंडल है, जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वो पाकिस्तान के नैरेटिव को ट्वीट कर रहा है और वो खुद एक पार्टी बना हुआ है। वो ना भी अगर पार्टी बना होता तो वो एक एमेच्योर से यंग से लोगों का एक ग्रुप है जिनमें से कुछ पोर्टल कह लें उसको, वेब पोर्टल है। हाँ, वो अपनी तरफ से बड़े वो बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई ग्रुप है भारत का, उन्होंने कोई 750 डोमेन कुछ बुक कराए हुए हैं सामने। तो भाई बात यह है कि जो 750 डोमेन बुक करवा के भी कोई नया आर्टिकल नहीं छाप सके, वो पाकिस्तान के लिए क्या ख़तरा हो सकते हैं। एग्जैक्टली वो ठीक है, उन्होंने, हो सकता है कि वहाँ के किसी अफसर ने या किसी बंदे ने अपनी कारोबारी प्रोजेक्ट को आगे लेकर चले हों, लेकिन वो मतलब अगर 750 वेबसाइट्स रजिस्टर करवाने के बाद भी एक भी उसमें नया आर्टिकल नहीं छपा हुआ, तो वो ख़तरा कैसे है भाई? वो कैसे फेक मीडिया बन गया जिस पे कोई ख़तरा ही नहीं है? बिल्कुल ठीक है ना जी। तो ये है उनकी अपनी एमेच्योरिटी। अब बात यह है कि
आपने बात की कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो रियासत के हालात हैं, वो अब इस छोटी सी बात को, एक बिल्कुल मामूली सी बात को जिसको दुनिया बिल्कुल परवाह ही नहीं कर रही, वो डिसइंफो लैब की रिपोर्ट को, वो उस काबिल ही नहीं है उसकी परवाह की जाए, उसको बुनियाद बना के अब पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर छलांगे लगा रहा है। एग्जैक्टली। मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपके पास कोई इश्यूज नहीं है जो आप हल कर सके? सिर्फ आपको कोई इस तरह के ही, जिसे कहने चाहिए वो चाहिए होते हैं, फितने चाहिए होते हैं, जिससे आपकी बातचीत, आपका नैरेटिव चलता है। तो ये इनका हाल है कि वो एक नॉन इशू को इशू बना के अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि एक दुनिया में फतह हासिल कर ली है, जिसकी कोई दुनिया में इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अब तो अनीस भाई एक ऐसे ज़माने में हम जीते हैं जिसमें दुनिया के जो जॉइंट मीडिया हाउसेस हैं ना, जैसे BBC होता है, CNN है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, अब तो लोग उन पे भी ट्रस्ट नहीं करते। बिल्कुल अब तो लोगों को अंदाज़ा हो चुका है कि वो सब के सब अपनी राय स्पिन करने वाले इदारे हैं, उन सब के अपने एजेंडे हैं और उन सब में एक ख़ास तरह के लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, विच इज़ नॉट रॉन्ग, मतलब ठीक है, वो एक, देखिए मीडिया हाउस चाहे हमारा ही छोटा सा क्यों ना हो, सब एक कारोबार है, सबका एक अपना अपना ओपिनियन है, अपनी अपनी स्टैंड है। अब ये समझा जाए कि जी कोई BBC पे कोई चीज़ आ गई तो कोई ये बाइबल हो गई है। जी बिल्कुल, ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। आपके सामने प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ 4 साल अमेरिका के टॉप के मीडिया को कहा फेक मीडिया। प्रेसिडेंट ट्रंप की किसने सुन ली बात? या उस मीडिया की जो जायंट्स हैं उनकी बात किसने सुन ली? नो वन केयर्स। ठीक नहीं, ये तो बात होगी डिसइंफो लैब की जी, और इस पे छलांगे मारने वाले शाह महमूद कुरैशी की, और इनकी, मैं उर्दू में एक मुहावरा है अपने दर्शकों के लिए उसको जिक्र कर दूं, डूबते हुए को तिनके का सहारा। तो एक ऑलरेडी जो डूब रही है नेशन और एक ऑलरेडी जो डूबा हुआ फॉरेन मिनिस्टर है, उसको डिसइंफो लैब का सहारा मिला है, और जिसकी ना दुनिया कोई अहमियत देती है ना उसकी कोई औकात है। लेकिन मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन स्टिल रिमेन अनआंसर्ड कि इस ऐसी नेशंस को ऐसी साजिशें, कॉन्स्पिरेसीज करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है बार बार, के जो कि ख़ुद अपने पाँव पे नहीं खड़ी हुई है संभल के? देखिए बात यह है कि ये कोई नई हिस्ट्री तो है नहीं इनके पास, पाँव पे तो कभी भी ये खड़े नहीं थे बिल्कुल, ठीक है। और हमेशा ही इन्होंने की साजिशें, और साजिशों का इनका जो टारगेट होता था वो मेनली भारत होता था। अब ये फ्रैंकली ये भी रियलिटी है कि भारत की जो अब तक की सरकारें रही हैं सिवाय मोदी जी की सरकार के, वो सारी की सारी इनफेक्टिव होती थी इन टर्म्स व्हेन इट कम्स टू डील पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, सवाए वो इंदिरा गांधी का एक टेन्योर था जिसमें उन्होंने ये तय किया, जिसमें ये 1971 का वाक़या भी हुआ। जब इंदिरा गांधी ने ये तय कर लिया कि अब इनफ इज़ इनफ, तो हो गया ना फिर जी, ठीक है। तो वो था एक इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तान के लिए एक मैसेज था, बहुत ही खौफनाक मैसेज था। उसके बाद ये मोदी साहब ने अभी इनडायरेक्ट मैसेज दिया है, ये 370 और 35A को एब्रोगेट करके, ये डायरेक्ट मैसेज नहीं है अभी, जी अभी ये इनडायरेक्ट मैसेज है। और साथ ही ये कह दिया कि आपके साथ ये डायलॉग शायलॉग नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान खान तो रोज़ उनकी फ़ोन कॉल के चक्कर में होते थे ना। इमरान खान 2 वादों पे इस्टेब्लिशमेंट के आए थे। एक तो ये था कि वो बहुत अच्छे ये जो है ना ख़जानची हैं, यानी पैसे जो है ना चंदा चोर हैं, सॉरी चंदा इकट्ठा करने वाले हैं। माफ़ कीजिएगा, चंदा चोर हो सकता हूँ या ना हो, लेकिन चंदा डोनेशन अच्छा कर लेते हैं, हाँ चंदा तोड़ कह लीजिए, ठीक है जी। मैं इस सिलसिले में माफ़ी चाहता हूँ व्यूअर से कि वो अभी तक हमारे पास कोई कंफर्म नहीं है सूरत हाल, लेकिन वो एक कशकोल लेके जाने के बहुत माहिर है। उनका ख्याल था कि मैं कशकोल लेके जाऊँगा $200 बिलियन आ जाएगा। कहा करते थे ना वो कि मैं आऊँगा तो $200 बिलियन वापस ले आऊँगा। वो 200 बिलियन और उनको 200 मिलियन के फ़र्क का ही नहीं पता, बिल्कुल नहीं मालूम। आज तक 200 मिलियन भी नहीं गया। उस चक्कर में वो भारत की करेंसी से भी और बांग्लादेश की करेंसी से भी नीचे टके से दूसरा उनका पाकिस्तान आर्मी को ये भी झांसा था कि भाई मैं जो कि बड़ा पॉपुलर क्रिकेटर रहा हूँ, तो मैं अपने क्रिकेट के ज़माने में भारत में बड़ा पॉपुलर होता था और मेरे बहुत अच्छे तल्लुकात वहाँ के एक्टर्स एक्ट्रेसेस से होते थे, तो फिक्र ही ना करें, भारत को हम मना लेंगे। वही तरीका कि रात को बम्बई का अटैक करेंगे, सुबह क्रिकेट की दावत भेजेंगे। जी ठीक है ना। तो मोदी साहब फोन उठा लेंगे फौरन। हाँ, तो मोदी साहब ने कहा कि नहीं, ये अब पॉसिबल ही नहीं है।
आप अपनी अमन की आशा जो है ना, अब वहीं पर उसके ना दीप चलाओ, क्योंकि आप अमन की आशा की हमें वो दे के ना, यानी झोल दे के, यानी जो किया होता है रात को हमारे साथ यहाँ टेररिस्ट एक्ट, वो भूल जाते हैं और सुबह आप कहते हैं आज चाय पिए जी, ज़रा आपके साथ मुज़ाकरात करने हैं, ठीक है, कुछ आपके साथ तजारत करनी है, कुछ क्रिकेट खेलनी है। मोदी साहब ने कहा कुछ भी नहीं हो सकता जब तक ये आप ख़त्म नहीं करेंगे। वो पंजाबी का एक्सप्रेशन है, जब तक कुत्ता खूह में है, ये जब तक नहीं निकलेगा। मोदी साहब के कहने का मकसद यही था, कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बारूद और बम की जो है फ़ज़ा में दोस्ती नहीं हो सकती। बड़ी बड़ी सीधी बात है, क्लियर बात है, ठीक है ना। वो अच्छा, ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे भारत से। भारत से यही होता था कि एक थप्पड़ मारा तो उन्होंने अगले दिन दूसरा गाल पेश कर दिया जी। तो ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ा शौक है कि मेरी क्रिकेट, मेरी पॉपुलैरिटी, मैं इतना हैंडसम होता था, ये सारे का सारा धरे का धरा रह गया जी। वो इस शौक से ही नहीं निकलता बाहर कि भाई ये क्या हो गया, कि वो भारत से मतलब कोई आते ही नहीं। अब भारत के हैं कुछ जर्नलिस्ट, कुछ राइटर्स, कुछ ग्रो जो भी इमरान खान के शहर में हैं, लेकिन वो चूँकि बीच में मोदी साहब की सरकार है, वो कहते हैं कि हमें ये चाहिए नहीं, आपकी ये जो है ना ग्लैमर आपका, बिल्कुल हमने देख लिया हुआ इसमें क्या कुछ है, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है। तो इमरान खान की ये हो गई। अब आपका जो बुनियादी सवाल ये है कि क्या फिर ये इतना बुरे हालात में रहने वाली रियासती मशीनरी क्यों पंगे लेती रहती है? साफ मैं आप उस आपके सवाल को ज़रा थोड़ा सा अवामी ज़ुबान में पेश करता हूँ। तो अब वो पंगे लेने का इनको शौक़ है, ठीक है ना, वो उससे बाज नहीं आ सकते। वो चूँकि जेनेटिक्स में पड़े हुआ है कि पंगे लेने हैं, तो वो फिर अब दूसरी तरफ से इनको पंगों का जवाब ये मिल रहा है कि वो पंगा लेते हैं तो एक चांट आती है सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये अब चल रहा है खेल वहाँ पे। नहीं, ये और ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आप कहते हैं कि जी हम दोस्ती करेंगे और हाथ में अमन की आशा वाली मोमबत्ती लेके आते हैं, उसके नीचे ग्रेनेड रखा होता है, तो वो तो आपका ये तो अब नज़र आ गया ना, ये पहलू तो नज़र आ गया। और आप देखें कि इमरान खान की हुकूमत वाहिद वो हुकूमत है जिसके 2 साल में कोई भी बैकडोर या ओपन पॉलिसी में हिंदुस्तान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं बने। इससे पहले हर हुकूमत के साथ, इवन डिक्टेटर्स की हुकूमत में भी जो है वो साल 1.5 साल में कोई ना कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी, कोई ना कोई आर्टिस्ट डिप्लोमेसी होती रही है। सो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट थिंग, दिस नीड्स टू चेंज। फ़ौज को, पाकिस्तान की फ़ौज को अपने नैरेटिव को चेंज करना पड़ेगा, अपने रोग एलिमेंट को जेल में डालना पड़ेगा, उनको पकड़ के सज़ाएँ देनी होंगी, माफ़ी मांगनी होगी बांग्लादेश से जिसको उन्होंने जुल्म किए, उनकी औरतों के साथ रेप किया, उनके लाखों लोगों को मारा और उसके बाद ख़ुद भी पैंट्स उतार के अपने आप को जो है इंडिया की जेलों में अपने आप को रवाना किया और कहा कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द गेम, इट इज़ अ मैटर ऑफ अ शेम। सो व्यूअर्स, दर्शकों, ताहिर असलम गोरा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस आज ज्वाइन किया इस इम्पोर्टेंट डे पे, जो कि हम याद रखेंगे, जो तारीख़ में कभी नहीं भुलाया जाएगा। और हमारा प्रोग्राम आपने देखा, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा हम दोनों को। हैव अ ग्रेट इवनिंग।